नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं FY BA सेमेस्टर 1 कंपलसरी हिंदी अनिवार्य हिंदी अंतर्गत आने वाली कहानियों में से एक कहानी शंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी। आप सबने शंकर प्रसाद जी का नाम सुना होगा। तो हिंदी कथा साहित्य में जयशंकर प्रसाद है वो प्रेमचंद के समकालीन कहे गए हैं कि प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी है, जो उपन्यास लिखा है, उसी समय में कथाकार जयशंकर प्रसाद जी भी उनके साथ रहे। एक तरफ जहाँ प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी जहाँ प्रेमचंद अपनी कहानियों में यथार्थ की बातें करते हैं, तो जयशंकर प्रसाद अतीत में जाते हैं। दोनों में इतना फर्क है, बहुत ही दोनों ही कथाकार है। आइए अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत। उसका जन्म सन 1889 में ईस्वी सन में वाराणसी में हुआ था। उसके पिता का नाम था श्री देवी प्रसाद साहो। उसकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी। उसकी शिक्षा संस्कृत, हिंदी, फारसी में। देहांत 15 नवंबर 1967 वाराणसी में हुआ। इनकी प्रतिभा ने साहित्य की कई विधाओं में, कई क्षेत्र में समृद्ध किया, जैसे कि कवि है, नाटककार है, निबंधकार है, उपन्यासकार है, कहानीकार है। कई विधाओं को उसने समृद्ध किया है। उसकी कृतियों के बारे में चर्चा करें तो उसने काव्य कौन कौन से लिखे? कानून कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, करुणालय, महाराणा का महत्व और कामयानी। उसने उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। उसके कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंध्री, इंद्रजाल। उसके नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, कामानी, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी। निबंध संग्रह काव्य कला तथा अन्य निबंध। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी ने इन कृतियों की रचना अपने जीवन काल में की। इन कृतियों में से आपने ध्रुव स्वामिनी और आकाशदीप जो कहानी संग्रह है और नाटक जो ध्रुव स्वामिनी है, उसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। वैसे तो उसकी कृतियाँ बहुत ही हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, लेकिन ये दोनों ध्रुव स्वामिनी और आकाशदीप जो कहानी है वो बहुत चर्चित है। उसके बारे में आपने सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा। यह जो आकाशदीप कहानी है वो ऐतिहासिक कहानी है। तो ऐसी ही एक कहानी प्रसाद जी की है, पुरस्कार कहानी, जो भावपूर्ण ऐतिहासिक कहानी है। तो कहा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप जो बहुत चर्चित कहानी, ऐतिहासिक कहानी है, उसी तरह उसकी अन्य कहानी पुरस्कार भी उसी हरोल में आकर खड़ी हो जाती है। आकाशदीप में जो नायिका चंपा है, वो जो महसूस करती है, उसी तरह यहाँ पुरस्कार कहानी में नायिका है मधुलिका, वो भी उसी भाव को महसूस करती है। वैसे तो जयशंकर प्रसाद की ये सभी काव्य, उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, निबंध संग्रह बहुत ही उपदेश प्रधान, उद्देश्य प्रधान है। लेकिन आपको जो अभ्यासक्रम में पढ़ना है वो कहानी है पुरस्कार कहानी। इन कहानियों से, इन कृतियों से
इस बात को भी हम नहीं ठुकरा सकते कि जयशंकर प्रसाद एक सफल नाट्यकार भी है, उपन्यासकार भी है, कहानी संग्रह में भी वो प्रसिद्ध है। उसने कई निबंध संग्रह और काव्य संग्रह भी लिखे। तो चलिए बात करते हैं पुरस्कार कहानी की कथा वस्तु की। तो अभी मैंने बताया कि पुरस्कार कहानी है वो भावपूर्ण ऐतिहासिक कहानी है। आकाशदीप में जो नायिका चंपा है वो जिस तरह अपने भावों से, अपने द्वंद्वों से जजूमते हैं, उसी तरह यहाँ भी नायिका मधुलिका है, वो भी कहीं ना कहीं कर्तव्य और प्रेम के बीच में संघर्ष से पसार होती है। उसके मन में कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष चलता है, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य पथ पर भी अटल रहती है, कायम रहती है और अपने प्रेम पथ की प्रवासिनी भी होती है। तो आइए देखते हैं किस तरह मधुलिका है वो कर्तव्य और प्रेम के संघर्ष के बीच कैसे अपना महत्वपूर्ण निर्णय प्रदान करती है, कैसे अपने प्रेम पथ को भी वो स्वीकार करती है और कर्तव्य पद को भी कैसे वह निभाती है। कर्तव्य और प्रेम को दोनों को साथ में निभाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यह मधुलिका किस तरह से उसे निभाती है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो पुरस्कार कहानी के मुख्य दो पात्र, नायिका है मधुलिका और नायक है अरुण। तो आइए अब हम कथा वस्तु पुरस्कार की शुरुआत करते हैं। आद्रा नक्षत्र था। कौशल देश की एक परंपरा का निरूपण यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। कौशल देश और उसकी जो प्राचीन परंपरा थी उस पर आधारित प्रसाद जी की ये पुरस्कार कहानी का आरंभ कौशल से होता है। कौशल में एक कृषि महोत्सव था। कौशल देश के बारे में आपने सभी को जानकारी है। तो कौशल में एक राष्ट्रीय उत्सव कृषि का था। उस उत्सव में कौन सी परंपरा होती थी? तो उस दिन जो कृषि का उत्सव है, उस दिन राजा, कौशल देश का राजा किसी भी व्यक्ति की भूमि को स्वयं जोतते थे और पुरस्कार के रूप में उस कृषक को जिसकी जिसका खेत जोतते थे, उस कृषक को ढेरों सुवर्ण मुद्राएं दी जाती थी पुरस्कार के रूप में। किस लिए वो राजा सुवर्ण मुद्राएं प्रदान करते थे? ताकि वह जो कृषक है वो अपना जीवन भली भांति व्यतीत कर सके और साथ ही साथ खेत की देखरेख भी उसी के हाथों में रहती थी। तो इस वर्ष कौशल देश में उत्सव में किसका खेत राजा ने जोता? तो इस वर्ष उत्सव के लिए वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की कन्या जो कि मधुलिका है, उसका खेत चुना गया था। खेत की बुधाई में मधुलिका ने स्वयं महाराज का साथ दिया और महाराज ने जब पुरस्कार स्वरूप मधुलिका को स्वर्ण मुद्राएं दी तो उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। वो लेना नहीं चाहती थी वो सुवर्ण मुद्राएं। क्यों नहीं लेना चाहती थी? जब उसने स्वर्ण मुद्रा के लेने से मना कर दिया तो मंत्रीवर कहते हैं कि आप ये क्या कर रही है? आप पुरस्कार स्वरूप जो आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, जो महाराज का प्रसाद है, वो आप ठुकरा रही है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आगे वो कहते हैं, अबोध कन्या क्या बक रही हो? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार? इस तरह से जो हमारी राजकीय परंपरा है उसका आप तिरस्कार नहीं कर सकती।
तेरी जो भूमि है उससे चौगुना मूल्य दिया जा रहा है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है कि राजा जिस खेत को चुनते थे उसके मालिक को 4 गुना पुरस्कार दिया जाए ताकि वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। मधुलिका ने कहा, महाराज मंत्रीवर, राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध ही न था और न कभी होगा, किंतु मैं अपने पूर्वजों की जो ये भूमि है उसका मूल्य स्वीकार कर नहीं सकती। इनका मूल्य स्वीकार करना असंभव है। उसने मुद्राएं उसे वापस दे दी। महाराज भी ये घटना देख रहा है और इस सारी घटना को एक राजकुमार जो है मगध का राजकुमार अरुण वो देख रहा है, क्योंकि कृषि महोत्सव में अरुण भी सम्मिलित था। तो मधुलिका वो देखता है कि मधुलिका स्वाभिमानी तो है ही, किंतु साथ ही साथ अत्यंत सुंदर भी है और राजकुमार उसकी और आकर्षित हो जाता है। उत्सव समाप्त हो गया। उत्सव समाप्त होने के बाद महाराज चले गए और मधुलिका एक पेड़ के नीचे सो गई। रात हो चुकी थी, सो गई थी। अचानक किसी आवाज की, कोयल की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो जाग उठी और उसने जागकर देखा तो सामने कौन था? तो राजकुमार, मगध का जो राजकुमार अरुण है वह खड़ा हुआ था और वह मधुलिका से कहते हैं कि मैं आपके अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मधुलिका आश्चर्य में डूब जाती है और कहती है राजकुमार से, मैं कृषक वालिका हूँ, आप नंदन विहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करने वाली। मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीना जानती हूँ, मैं परिश्रम करके जीती हूँ। मैं दुख से विकल हूँ। दुख मेरे लिए कोई नवीनतम बात नहीं है। मेरा उपहास मत करो। और आप तो राजकुमारी है और मैं एक कृषक की पुत्री हूँ। चोट खाकर राजकुमार वापस लौट जाता है और उसके पीछे जो चला जाता है और उसके पीछे जो धूल उड़ती है उसे मधुलिका देखती ही रह जाती है। कहानी के मध्य भाग में ये सब घटनाएं घटित होती है कि राजकुमार अरुण मधुलिका से एकांत में मिलकर प्रणय निवेदन करता है, परंतु मधुलिका उसका स्वीकार नहीं करती। राजकुमार निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। फिर 3 वर्ष के पश्चात अरुण पुनः कौशल आता है और मधुलिका से कहता है कि अब राजकुमार नहीं बल्कि मगध का निर्वासित सैन्य हूँ, अर्थात सैनिक हूँ। मधुलिका उसका स्वागत करती है और उत्सव प्रेम, उसका जो प्रेम का प्रस्ताव है उसे स्वीकार करती है। फिर एक दिन दोनों बैठते हैं और बातें करते हैं। अरुण मधुलिका से कहता है कि मैं एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कौशल की रानी बनाना चाहता हूँ और श्रीवस्ती दुर्ग से आक्रमण करने की योजना बनाना चाहता हूँ। मधुलिका कहती है, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। मैं आपका साथ अवश्य दूंगी। और जो षड्यंत्र और आक्रमण का व्यू है वो देखती है कि किस तरह अरुण है आक्रमण करने के लिए षड्यंत्र करता है, आक्रमण का व्यूह करता है। और उसे देखते ही
एक ओर अरुण के प्रति प्रेम है तो दूसरी ओर स्वदेश प्रेम है। उसका स्वदेश प्रेम जाग उठता है। वह कौशल के नरेश को अरुण के आक्रमण का संदेश भेजती है। कौशल नरेश है अरुण को बंदी बना देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था कि अरुण हम पर हमला करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। तो मधुलिका स्वयं अपने प्रेम के विरुद्ध में जाकर कौशल नरेश का साथ देती है और प्रजा की इच्छा के अनुसार अरुण को प्राण दंड की घोषणा भी होती है। इस चरम सीमा के साथ कहानी अंत की ओर मुड़ जाती है। एक ओर मधुलिका प्रेम है तो दूसरी ओर मधुलिका का स्वदेश प्रेम। कौशल नरेश देखते हैं कि मधुलिका में कितना स्वदेश प्रेम है। मधुलिका के स्वदेश प्रेम से प्रसन्न होकर कौशल नरेश उसे पुरस्कार देना चाहते हैं। पहले कहानी की शुरुआत में भी जब मधुलिका का खेत राजा ने जोता था तब भी मधुलिका ने पुरस्कार का इनकार कर दिया था। राजा उसे पुरस्कार देना चाहते थे लेकिन मधुलिका ने उसे इनकार कर दिया था। और आज फिर से उसका स्वदेश प्रेम देखकर राजा नरेश, कौशल नरेश उसे पुरस्कार देना चाहते हैं। उस वक्त जिस तरह मधुलिका ने मना कर दिया था, इसी तरह आज भी मधुलिका ने पुरस्कार पाने से मना कर दिया। वो पुरस्कार नहीं पाना चाहती थी, किंतु महाराज ने अत्यंत आग्रह किया कि आपको पुरस्कार लेना ही होगा। तो महाराज के अत्यंत आग्रह करने से वह मांगती है कि यदि आपको मुझे पुरस्कार ही देना है तो मुझे भी प्राण दंड मिले, क्योंकि जो मेरा प्रेम अरुण है उसे आपने प्राण दंड घोषित किया है तो आपको मुझे भी प्राण दंड ही घोषित करना होगा। इतना कहकर वह अरुण के पास चली जाती है और यहाँ ही कहानी समाप्त हो जाती है। इस तरह से इस कथा वस्तु को देखने से हमें पता चलता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पुरस्कार कहानी भाव प्रधान कहानी है। एक और प्रेम का भाव है तो दूसरी ओर स्वदेश प्रेम का भाव है। एक और अपना प्रेम है तो दूसरी ओर स्वदेश के प्रति, देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना है। और उत्तम बात तो यह है कि मधुलिका स्वदेश प्रेम को भी निभाती है और अपने प्रेम को भी निभाती है। वो जानती है कि स्वदेश की रक्षा कैसे करनी और अपने प्रेम की रक्षा कैसे करनी। अपने प्रेम के साथ सुख और दुख दोनों बांटना जानती थी वो। इसी कहानी के उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करें तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य मधुलिका के मन में जो अंतर्द्वंद्व है उसका आलेखन करना। प्रेम और कर्तव्य का जो अंतर्द्वंद्व है उसका आलेखन करना ही जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुरस्कार कहानी का उद्देश्य नारी मधुलिका के मन में चल रहे प्रेम और कर्तव्य के संघर्ष का निरूपण करना ही मुख्य है। इस संघर्ष का परिचय हमें मधुलिका के चरित्र की विशेषताओं से भी हमें पता चलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कहानी की जो नायिका है वो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाती है। अस्तु।